अभी एंट्री बंद। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे थे कि फैजल हुसैन, चलो इसको ले लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल डेटाबेस कैसे यूज करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग जरूरत क्यों है मल्टीपल डेटाबेस का, इसको समझने के लिए हम लोगों ने देखा था कि रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है डेटाबेस में। ठीक है, तो हम लोग देखे थे क्या कि जब डेटाबेस में सेम इन्फॉर्मेशन बार बार एंट्री करते हैं तो हम बोलते हैं रिडंडेंट डेटा है। और एक ही डेटा बार बार होने से अपडेशन के समय बहुत मुश्किल होता है। अगर एक ही पीस ऑफ डेटा हर जगह अगर अपडेट नहीं हो पाएगा तो हमारा वो सेम डेटा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग ये सब देख चुके हैं। एक बार तो फटाफट हम लोग रिकैप देख ले कि इनकंसिस्टेंसी देखे थे। और हम लोग कंपेयर करके देखे थे कि अगर एक बड़ा सा डेटाबेस फाइल बनाए जिसे मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल। मास्टर फाइल जब जब बोलेंगे तो तुम समझना कि वैसा फाइल जिसका डेटा हमेशा चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग का जो इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है एक स्टूडेंट मास्टर टेबल में, जिसमें तुम्हारा रोल नंबर, आईडी, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह होगा, वो हमेशा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा एक तरह से वो फाइल है, उसके आधार पर ट्रांजेक्शन होगा। जब तुम फी जमा करोगे, जब तुम एग्जाम दोगे, ठीक है, तो वैसा तो हम उसी मास्टर फाइल का डेटा के आधार पे दूसरा डेटाबेस में हम वो एंट्री करेंगे। तो वो हमारा ट्रांजेक्शन फाइल होगा जिसमें हमेशा डेटा एंट्री होता रहेगा, मॉडिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना रहे थे, डेटाबेस फाइल, जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि सारा का सारा मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल एक में रख के कोशिश किए थे समझने के लिए कि हमारा रिडंडेंसी से क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला तो ये समझ में आया कि हमारा ये जगह बहुत ले रहा था। ठीक है, इतना बाइट ले रहा था, और जब इसको हम लोग मास्टर और ट्रांजेक्शन में अलग अलग कर दिए तो मेरा बहुत सारा बाइट बच गया। ठीक है, ठीक है, बहुत सारा बाइट बच गया। दुगना से थोड़ा सा कम, 20,460 था, और यहाँ लग रहा था हम लोग का 36,960। ठीक है, दुगना से थोड़ा कम। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ओपनिंग मल्टीपल डेटाबेस फाइल। तो फॉक्सप्रो मेमोरी एरिया पहले रिजर्व करता है किसी डेटाबेस फाइल को खोलने के लिए। और हम लोग जब मेमोरी वेरिएबल देख रहे थे तब ये देखे भी थे कि फॉक्सप्रो अपने ट्रैक के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ वेरिएबल को वो सेट करके रखता है। कौन कौन सा डेटाबेस खुला हुआ है, कौन कौन सा इंडेक्स इंडेक्स फाइल है, आईडीएस कौन कौन सा है, सारा का सारा वो मेंटेन करके रखता है इस चीज को। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फॉक्स प्रो एक ही मेमोरी एरिया रिजर्व करके रखता है फाइल के लिए। एक ही मेमोरी एरिया रिजर्व करने का मतलब है कि वो हमेशा एक ही फाइल खोलेगा। अब एक से ज्यादा फाइल खोलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको उसको दूसरा मेमोरी एरिया हमको अपने तरफ से उसको खोल के देना पड़ेगा। और जो दूसरा मेमोरी एरिया हम खोल लेंगे, तीसरा खोल लेंगे, चौथा खोल लेंगे, तब उतना मेमोरी एरिया वहां पे हो जाएगा जहां पे हम अलग अलग फाइल अलग अलग मेमोरी एरिया में खोल सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि हम लोग जो डॉस यूज कर रहे हैं, डॉस वाला फॉक्सो जो यूज कर रहे हैं, फॉक्सो फॉर डॉस 2.5, ये हमारा टोटल 25 वर्क एरिया सपोर्ट करता है। इसके बाद जो एक्सटेंडेड वर्जन आया था 2.6 विंडोज वाला, तो वो हमारा 255 वर्क एरिया सपोर्ट करता था, जो कि बहुत ज्यादा था, है ना, 10 टाइम्स से भी ज्यादा। रंजीत कुमार, ठीक है। तो वर्क एरिया सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट, एक हमारा कमांड है सिलेक्ट वर्क एरिया। और वर्क एरिया को हम लोग अल्फाबेटिकल ABCD या 1 2 3 करके हम लोग बता सकते हैं, और उसके आधार पे वर्क एरिया खुल जाता है। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा होगा तो हमको नंबर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट के साथ मेरे पास लिमिटेशन है कि 26 कैरेक्टर ही है हमारे पास। लेकिन हम चूँकि अभी यूज़ कर रहे हैं तुम्हारा डॉस वाला फॉक्स प्रो, इसमें हम 25 ही खोल सकते हैं, तो हम वैसा लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फॉक्स प्रो का रिकमेंडेशन है कि 10 से हायर अगर आपका वर्क एरिया है तो आप अल्फ़ाबेट की जगह पे नंबर ही यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट ए लिखें या सिलेक्ट 1 लिखें, तो एक मेमोरी एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाता है, मतलब मेमोरी एरिया एक्टिव हो जाता है। और हम लिखते हैं यूज़ एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय डेटाबेस
मेरा ओपन हो जाता है इस एरिया में। सिलेक्ट ए बोले या सिलेक्ट वन बोले, एक ही बात है। उसका लिखते हैं सिलेक्ट बी, तो दूसरा मेमोरी एरिया ओपन होता है, और लिखते हैं यूज डिपॉजिट, तो डिपॉजिट खुल जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब हम लास्ट कमांड यूज डिपॉजिट लिखेंगे तो स्टेटस बारे में मेरा लास्ट वाला कमांड दिखेगा। अगर ये कमांड हम फॉक्सट्रोल पे अभी अप्लाई करें तो हमको स्टेटस बार में सिर्फ डिपॉजिट ही दिखाई देगा, उसका रिकॉर्ड दिखाई देंगे। ठीक है, और हमको वाला एम्प्लॉय पे कुछ डेटा देखना है और उसमें कुछ काम करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट ए या सिलेक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, यूज नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी यूज्ड है। तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट ए, तो सिलेक्ट ए में जो खुला हुआ है वो सामने आ जाएगा, या सिलेक्ट ए करें या सिलेक्ट एम्प्लॉय करें, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। सर हाँ, सर जो यहाँ वर्क एरिया हम लोग मतलब कर रहे हैं सिलेक्ट, और सर उसमें डेटाबेस फाइल को खोल रहे हैं, तो मतलब जैसे सर पहले इसमें ही बताएं तो सर आपकी मतलब एक वर्क एरिया में एक डेटाबेस फाइल रहेगा, तो उसी के लिए ना सर कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल। हम लोग सिलेक्ट। मल्टीपल डेटाबेस, हम लोग का हेडिंग या टॉपिक ही है मल्टीपल डेटाबेस फाइल, और यस सर। फॉस्फरो बाय डिफॉल्ट एक ही मेमोरी एरिया खोल के रखता है डेटाबेस के लिए। तो एक ही मेमोरी एरिया मतलब एक फाइल। ठीक, एक से ज्यादा खोलना पड़ेगा तो हमको अपने तरफ से एक्सप्लिसिटली हमको मेमोरी एरिया खोल के देना पड़ेगा फॉस्फरो को। सिलेक्ट ए, सर जैसे पहले हम लोग इतना मतलब पढ़े हैं तो उसमें सर हम लोग जैसे कि इम्प्लॉय डेटाबेस यूज करते थे तो उसमें एक ही डेटाबेस फाइल खुलता था, और बिल्कुल सर अभी वही, जैसे हमको यहाँ इम्प्लॉय और डिपॉजिट दोनों खोलना है तो वर्क एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। वही तो बता रहे हैं, सुनो तो, हम क्या बता रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब, बाय डिफॉल्ट समझते हो कहने का मतलब? यस सर। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट फॉक्सप्रो एक ही मेमोरी एरिया सेलेक्ट करके रखता है डेटाबेस के लिए। जब एक ही मेमोरी एरिया तो कितना फाइल खुलेगा? एक ही एक खुलेगा ही ना? खुलेगा सर। एक ही खुलेगा। एक से ज़्यादा अगर खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको वर्क एरिया वो सिलेक्ट करना एरिया पड़ेगा। हमको खोल के देना पड़ेगा। हाँ, फॉक्सप्रो बोलेंगे यूज़ एम्प्लॉयी, फिर लिखेंगे यूज़ डिपॉज़िट, तो बोलेगा कि हम तो एम्प्लॉयी बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास तो एक ही वर्क एरिया है। तो बोला अच्छा, अच्छा ऐसा है, रुक जाओ, हम तुमको एक वर्क एरिया दे रहे हैं, हम उसको लेंगे, लो सेलेक्ट ए, अब हो गया ना, अब खोलो। बोले ठीक है, अब खोल देंगे। तो ऐसा ही है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा खोलना है सर तो वर्क एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। वर्क एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी खुलेगा। ठीक है, उसके बाद मान लो हम लिखते हैं यूज डिपॉजिट और लिस्ट लिखते हैं, तो डिपॉजिट डेटाबेस का लिस्ट होगा। सिलेक्ट ए लिखेंगे और लिस्ट करेंगे तो एम्प्लॉय डेटाबेस का लिस्ट होगा। ठीक है, although there will be opened more than one file different work area but only one can be activated। जो वर्क एरिया हम सिलेक्ट करेंगे वही वाला एक्टिवेट रहेगा डेटाबेस फाइल, बाकी वाला रहेगा खुला, रहेगा मेमोरी में, रहेगा खुला हुआ, लेकिन वो हमारे सामने नहीं रहेगा। ठीक है, तो we record information from multiple database, simply activate the work area by select command with either work area or database file name। हम select a लिखें, select one लिखें या select emp लिखें। ठीक है, तीनों में से कोई कमांड भी लिखेंगे तो पहला वर्क एरिया में जो डेटाबेस फाइल खुला रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा। टू व्यू डेटाबेस ऑफ सिलेक्टेड वर्क एरिया, लिस्ट फील्ड ब्राउज etc कैन बी यूज विदाउट रेफरिंग द वर्क एरिया। जो वर्क एरिया एक्टिवेट हो गया, हम उसमें उसका जो डेटाबेस है उसको हम लोग देख सकते हैं। हमको तब वर्क एरिया हमको रेफर नहीं करना है, हमको सिर्फ सिलेक्ट करके वर्क एरिया एक्टिवेट कर देना है, और जो वर्क एरिया एक्टिवेट हो गया उसमें कमांड लिखेंगे, वो मेरा कमांड रन कर जाएगा। ठीक है, और वी कैन रेफर इट बाई प्रिंट कमांड, तो जानते ही थे हम लोग, प्रिंट कमांड लिखेंगे और फील्ड का नाम लिखेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अगर हम दूसरे वर्क एरिया का हम अगर डेटा प्रिंट करना चाहें तो हम भी उसको वर्क एरिया देके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, देखेंगे हम लोग। टू व्यू अदर वर्क अदर एरिया डेटाबेस वी नीड टू इधर क्रिएट अ रिलेशन। ठीक है, जहां नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना। सिलेक्ट ए यूज एम्प्लॉय, सिलेक्ट बी यूज डिपॉजिट, लिस्ट ए नेम विदाउट एक्टिवेटिंग वर्क एरिया। हम लोग ऐसे करेंगे, ए का नेम, तो ए वाले में जो नेम होगा वो हमको दिखा देगा करंट रिकॉर्ड का एक नंबर, जहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर होगा वहाँ का दिखा देगा। लेकिन चूंकि अभी एक्टिवेटेड मेरा डिपॉजिट है, लास्ट कमांड हम यूज डिपॉजिट लिखे हैं, लिस्ट भी डिपॉजिट के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम वर्क एरिया एरो नेम देते हैं, डॉट भी लगता है, ए डॉट नेम या एक ए एरो, एरो मतलब एक डैश का साइन है और ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, अब एरो मत खोजने लगना कीबोर्ड पे।
अब देखो अदर वे टू ओपन डीबीएफ इनटू डिफरेंट वर्क एरिया, हम लोग कमांड यूज करके भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक तुम लोग ध्यान में रखना और स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि हम जब कमांड रन कराएं तो तुम उसको रेफर कर पाओ कि क्या क्या कमांड रन हुआ, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं यूज ईएमपी इन टू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, पहले सिलेक्ट कर रहे थे एरिया और तब यूज कर रहे थे, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं कि यूज ईएमपी इन टू, तो इट विल ओपन ईएमपी इन वर्क एरिया टू, ठीक है, 2 लाइन का कमांड एक ही लाइन में हम लिख दिए। सेलेक्ट वन यूज कस्टमर, सिलेक्ट वन में कस्टमर यूज कर लिए, लिखे यूज ईएमपी इन जीरो, ठीक है, जीरो, जीरो का क्या मतलब है, इट विल ओपन emp.dbf इन लोएस्ट अवेलेबल वर्क एरिया, इन above केस इट विल बी 2 और बी। अब देखो हम लोग के केस में टोटल 25 वर्क एरिया मिलने वाला है, 1 2 3 4 करके हम 1 से 25 तक जा सकते हैं, ठीक है। जीरो हमारा वर्क एरिया नहीं है, वर्क एरिया हमेशा 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन हम लिखते हैं क्या, यूज ईएमपी इन जीरो, जीरो कहने का मतलब कि जो वर्क एरिया अवेलेबल है उसमें सबसे लोएस्ट वाला में खोल लीजिए। तो अगर मान लो कि हम सिलेक्ट वन में कस्टमर खोल चुके हैं तो 2 से लेके 25 तक वर्क एरिया मेरे पास बचा हुआ है, 2 से लेके 25 तक बचा हुआ है, तो सबसे लोएस्ट क्या हुआ, 2 हुआ, 2 बोले अभी बोले, ठीक है। तो अच्छा दूसरा कमांड एक और है, यूज ईएमपी इन सिलेक्ट ब्रैकेट में 1, ऐसा लिखने से क्या होगा कि हमारा ये ईएमपी हाईएस्ट वर्क एरिया पॉसिबल उसमें खुलेगा। ये कब होता है, जैसे मान लो अ, हम लोग बहुत मल्टीपल डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, 3 4 5 के साथ काम कर रहे हैं और हमको नहीं पता है कि टोटल कितना वर्क एरिया मेरा ऑक्युपाइड है, ठीक है, हमको कोई डेटाबेस खोलना है तो हम ये चाहते हैं कि मेरा डेटाबेस किसी किसी दूसरे मतलब हम मान लो सपोज करो सिलेक्ट सी की है या सिलेक्ट 3 की है, कोई डेटाबेस खोल लिए, तो क्या होगा कि उसमें जो डेटाबेस खुला होता है तो बंद हो जाएगा। म्यूट करके रखो विनायक, हाँ, ठीक है। तो हम चाहते हैं क्या, यूज एमपी सिलेक्ट ब्रैकेट 1, इसका मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल एरिया है आपका उसमें आप खोल दीजिए, तो वो हम ऐसा समझते हैं कि वो खाली ही होगा, वहां तक अभी नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे और हमारे केस में चूंकि हमारा टोटल 25 ही अलाउड है तो हाईएस्ट वाला 25 होगा। अगर ये कमांड लिखते हैं यूज एमपी सिलेक्ट 1 तो ये हमारा दिखाएगा वर्क एरिया 25 में, ठीक है, क्लियर है। सर हाईएस्ट 25 ही क्यों है सर? हाईएस्ट 25 ही क्यों है, ये तो थोड़ा सवाल जो है ना एकदम एकदम प्राइज प्राइज मिलने वाला है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाइक में स्पीडोमीटर का कांटा 140 से क्यों रहता है, 280 काहे नहीं है? ये फॉक्स प्रो जब बना था, क्योंकि सर उसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है। एग्जैक्टली वही तो बता रहे हैं तुमको। हम लोग फॉक्स प्रो यूज कर रहे हैं, हम लोग को जो मिला है उसी के आधार पे यूज करना है, और हम लोग फॉक्स प्रो यूज कर रहे हैं, फॉक्स प्रो डॉस बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, उस समय 25 अलाउड था, ठीक है, और 25 ही अलाउड नहीं इसलिए सर, था, सुनो बता रहे हैं, 25 अलाउड इसलिए था कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्क एरिया और इतना वर्क एरिया तो इतना ही फाइल, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यस सर। उस अब डॉस भी कोई भी एप्लीकेशन फाइल है, जितना फाइल खुला रहेगा उसको ट्रैक करने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है कि कितना फाइल खुला हुआ है, ठीक। तो डॉस के साथ ये था कि डॉस चूंकि हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब बहुत अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो जितना फाइल हम डॉस में खोलते थे उसके लिए डॉस फाइल हैंडल यूज करता था, ठीक है, डॉस हैंडल फॉर फाइल। तो डॉस 6 वर्जन और 6.22 तक जो था, बिलो 7, 7 के बाद तो पता नहीं हम लोग देखे भी नहीं है, उसके बाद तो विंडोज ही आ गया था, तो जो सबसे ज्यादा फेमस वर्जन जो था वो 6.22 ही था, वहां तक डॉस में अवेलेबल हैंडल जो था वो 25 ही था, ठीक है, इसीलिए। और बाद में फिर एक्सटेंडेड वर्जन बना तो उसमें ही बढ़ा दिया, कुछ ना किया होगा इंटरनल, वो फॉक्सो का इंटरनल है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, हम लोग को ये जानना है कि एक्सटेंडेड वर्जन होगा तो 255 यूज होगा, और एक्सटेंडेड नहीं होगा फॉक्सो डॉस होगा 2.5 तो उसमें 25 होगा।
ठीक है, अब देखो अब हम लोग रिलेशन पे बात करते हैं। अब हम लोग को एक चीज ये समझना है, बड़ा गौर से सुनना बात को। जब हम एक डेटाबेस फाइल को दो भाग में बांट दिए थे, मास्टर और ट्रांजेक्शन, ठीक। मास्टर फाइल में एमपीआईडी, नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह था, और ट्रांजेक्शन फाइल में उसी ईएमपी का मतलब उसी, जैसे मान लो अमर, अकबर, एंथोनी, 3 गो एम्प्लॉय है, और तीनों अमर, अकबर, एंथोनी ने जो डिपॉजिट किया उसको हम ट्रांजेक्शन फाइल में लिख रहे हैं। और दोनों को मान लो एक ही फाइल में रहता, हम लिस्ट करते तो हमको दिखता कि अमर कितना जमा किया, अकबर कितना जमा किया, एंथोनी कितना जमा किया। लेकिन अगर हमारा दो अलग अलग फाइल है, हमको दोनों एक साथ देखना पड़ेगा। कि जैसे मान लो कि 001 002 ईएमपी आईडी है, और ईएमपी आईडी यहाँ भी रखे हैं, तो ईएमपी आईडी दोनों मैच कराएंगे, तो ये रिकॉर्ड जो है अमर का है 001। तो हम एक साथ दोनों को कैसे देखेंगे? दोनों तो एरिया खोल लेंगे, सही बात है, लेकिन जब हम अमर का देख रहे हैं, उसका रोल नंबर, उसका एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस सब उसका ही देख रहे हैं, तो उसका डिपॉजिट ही देखिए। हम जैसे ही कर्सर डाउन करें, अकबर पे आए, तो अकबर का डेटा दिखने लगे हमको, एंथोनी पे आए तो एंथोनी का डेटा दिखने लगे हमको। तो दोनों डेटाबेस पे एक कॉमन फील्ड है, रहना ही चाहिए एक कॉमन फील्ड। हम लोग जो मास्टर ट्रांजेक्शन देखे थे उसमें कॉमन फील्ड लगाए थे जो यूनिक की था, जिसपे हम यूनिक मतलब जिससे हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक। तो कॉमन जो फील्ड है उसके आधार पे हम लोग उसको रिलेट कर देते हैं। रिलेट कहने का मतलब कि मतलब एक पेज पे मास्टर फाइल है, एक पेज पे ट्रांजेक्शन फाइल है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है ना। अमर, अकबर, एंथोनी है, हो सकता है पहले एंथोनी का डेटा यहाँ पे हो, फिर मनोज हो, फिर विकास हो, तब अकबर और तब अमर आ रहा हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि, लेकिन ये सीरियल है। अब क्या अब करना क्या है कि हमको ईएमपी आईडी से पकड़ के ये रो का डेटा लेके आना है। ये रो यहाँ है, इसमें ये रो यहाँ होगा, लेकिन हमको देखना है दोनों एक साथ। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों डेटाबेस में जो है एक लिंक स्थापित करना पड़ेगा, एक लिंक बनाना पड़ेगा, या यूँ बोले कि एक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर और ट्रांजिशन में रिलेशनशिप करना पड़ेगा, और रिलेशनशिप जो हम क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड नेम के आधार पे ही होगा, ठीक है। समझ में आया विनायक, सोनल, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक। To minimize redundancy, we have divided database into two databases. First one is set master file, and second one is set transaction file. And both database have one key field in common. Transaction file have transaction detail only, and master file is saved in master file. Master detail is saved in master file. दोनों में डेटा अलग अलग है, लेकिन है एक ही शख्स के बारे में, इसी शख्स के बारे में डेटा यहाँ भी है, ठीक है। Therefore, to list all information, we have to list a record from transaction file and related detail from the master file. हमको इंफॉर्मेशन लिस्ट करना है तो दोनों फाइल से बराबर बराबर डेटा लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हमको जब डेटा एक साथ नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो हम बोलेंगे छोड़ो, रिडंडेंट होता है तो होने दो, हम एक ही फाइल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, employee detail is kept in employee master file and his deposit information kept in the transaction file. We want to view employee detail with all the deposit information. तो हम लोग क्या करें, एक ट्रांजेक्शन फाइल बन रहा है, एक ट्रांजेक्शन है, और ये एम्प्लॉय है, दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और ये रिलेशन जो फॉक्सप्रो जब क्रिएट करेंगे तो फॉक्सप्रो का ये जिम्मेदारी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू ईएमपी आईडी मतलब कॉमन फील्ड, वो दोनों डेटाबेस को एक साथ सिंक करते, मतलब सिंक्रोनाइज करके हमको दोनों डेटाबेस ऐसे दिखाए हमको, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी। टू डू दिस we need to link both database, that is have to establish a relation between both the databases, ठीक है। कमांड है हमारा उसके लिए set relation, ये हमारा कमांड है, ठीक है। तो set relation establish a relationship between, देखो ये हम लोग अब फॉक्सप्रो में एडवांस फॉक्सप्रो की तरफ बढ़ गए हैं।
अभी तक हम लोग सिर्फ कमांड वमांड सब दिख रहे थे, फंक्शन कमांड। यहाँ से हम लोग एडवांस फंक्शन शुरू हो गया समझो एक तरह से। मतलब मल्टीपल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस यूज करेंगे। अभी तो हम लोग 2 डेटाबेस का रिलेशन बना रहे हैं, इससे ज्यादा ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो अब का क्लास जो है बहुत ध्यान से ध्यान देना है। तो सेट रिलेशन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 डीबीएफ फाइल। डीबीएफ मतलब डेटाबेस सर, डेटाबेस। डेटाबेस हाँ, फाइल। डेटाबेस। हम लोग जो डेटाबेस। 2 फाइल बनाते हैं हम लोग, एक डीबीएफ बनाते हैं, एक पीआरजी बनाते हैं प्रोग्राम वाला, ठीक है। आरडीएस सीडीएक्स बनता है हमारा, इंडेक्स फाइल होता है, और एफपीटी जो होता है हमारा वो मेमो फाइल होता है। ये सब एक्सटेंशन याद रखना, वो तुमको जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें ये आता है, ठीक। और जो पीआरजी, अच्छा पीआरजी जब प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। बिफोर वी एस्टैब्लिश अ रिलेशन, वन डीबीएफ दैट इज द मास्टर फाइल मस्ट बी ओपन द करंट वर्क एरिया, ठीक है। हम लोग जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो एक जो फाइल होगा वो करंट वर्क एरिया में होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट, और दूसरा होगा चाइल्ड फाइल, जो कि किसी और वर्क एरिया में। करंट वर्क एरिया मतलब हमारा जो दिखेगा स्टेटस बार में वो है करंट वर्क एरिया, ठीक है। तो हम लोग करंट वर्क एरिया में पेरेंट फाइल, और हम लोग जो रिलेशन बनाएंगे पेरेंट टू चाइल्ड बनाएंगे, ऐसा समझो, पेरेंट्स टू चाइल्ड रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो पेरेंट मेरा कहाँ रहेगा, करंट वर्क एरिया में, और चाइल्ड कहाँ रहेगा, जो एक्टिव नहीं है वर्क एरिया वहां रहेगा चाइल्ड, ठीक है। एंड कैन यूज सेट रिलेशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, ठीक है। एक बात और है कि जो चाइल्ड वाला रहेगा डेटाबेस, वो इंडेक्स्ड होना चाहिए, उसको इंडेक्स करके रखेंगे, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन फाइल है वो, और उसमें मास्टर फाइल के अकॉर्डिंग डेटा होगा नहीं, इसलिए। अब मास्टर फाइल को भी इंडेक्स कर सकते हैं। मास्टर फाइल को इंडेक्स करने पे क्या होगा कि हमारा डेटा उसी ऑर्डर में आएगा, मतलब एक ऑर्डर में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो ये हमारा सिंटेक्स है, सेट रिलेशन टू expr1 into expn1 expc1, ठीक है। और अभी तक हम लोग इतना ही तक देखेंगे, expc1 तक। यहाँ वाला जो है वो मल्टीपल रिलेशन के लिए है, वो दिखेंगे। और एडिटिव होता है इसीलिए कि अगर एक रिलेशन बना हुआ है और दूसरा रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो पहले वाला रिलेशन को हटा देता है ना। जैसे यूज एम्प्लॉय करते थे, यूज लिखते थे, तो पहले वाला डेटाबेस बंद हो जाता था। तो मतलब हम सेट रिलेशन टू कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश किए, हम देखे, उसके बाद आपको दूसरा रिलेशन बनाना है, तो दूसरा रिलेशन जैसे ही क्रिएट करेंगे तो पहला रिलेशन खराब हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा। तो एडिटिव लगाने से क्या होता है कि पहले वाला रिलेशन को वो सेव करके रखता है और दूसरा रिलेशन बना देता है, ठीक है। अब देखते हैं exp1 और ये क्या है। पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लें। आफ्टर द रिलेशन इज क्रिएटेड, moving the record pointer in the parent DBF, move the record pointer to the corresponding record in the child DBF, ठीक है। पेरेंट में जैसे हम मूव करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा हमारा ट्रांजेक्शन फाइल में है वो भी ऑटोमेटिकली मूव करेगा, है ना। अमर में है तो अमर का डेटा दिखा रहा है, और 2 ब्राउज विंडो खोले हुए हैं ना, ऐसा समझो, 2 ब्राउज विंडो खोले हुए हैं, एक मास्टर फाइल, एक ट्रांजेक्शन फाइल। और मास्टर फाइल में हम जैसे जैसे डाउन जाएंगे, उसके आईडी के का जो भी ट्रांजेक्शन फाइल होगा वहां दिखेगा हमको, ठीक है। द रिलेशन एस्टैब्लिश इन द कॉमन फील्ड, फॉर एग्जांपल सपोज अ टेबल एम्प्लॉई DVA contain employee information. It has a field for name, address, phone, and unique employee ID. The second table deposit contain all deposit information. It too has a field. It uh, it too has a field for the employee ID along with all deposit made. ठीक है, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो। अच्छा, EXPR1 क्या, देखो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। EXPR1 क्या है? Specifies the relation expression that create a relation between the parent and the child table. The relation expression is usually the index file name of the child table, index field name of the child table। मतलब EMP ID है हमारा,
तो हमारा EXPR1 क्या होगा, वो फील्ड नेम होगा जिस पे हम लोग इंडेक्स किए हैं, जिसके आधार पे हम लिंक स्टैब्लिश करने वाले हैं, और वो फील्ड क्या होगा, कॉमन होगा दोनों फाइल में। कंसिडर द चाइल्ड we have deposit is indexed on the employee ID। हम लोग क्या बोले थे कि जो चाइल्ड फील्ड होगा, चाइल्ड फाइल होगा, वो एक्टिवेट जो एक्टिव वर्क एरिया उसमें नहीं होगा। एक्टिव में कौन होगा, पेरेंट वाला होगा, ठीक है, पेरेंट होगा। और चाइल्ड किस में होगा, जो एरिया हमारे सामने नहीं है, खुला हुआ है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, और उसको हम लोग उसी कॉमन फील्ड नेम पे इंडेक्स कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आता है N2 EXP N1। अब क्या है कि अब चूंकि हम इस वर्क एरिया में हैं, और ये हो सकता है 1 हो 2 हो कोई भी हो, अब हमको इस वर्क एरिया से एस्टैब्लिश करना है उस वर्क एरिया में जहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है। तो हम EXP N2 के बाद जो है, ये जो है हमारा, ये हमारा वो वर्क एरिया जहाँ पे कि मेरा चाइल्ड वाला फाइल है। स्पेसिफाई द चाइल्ड टेबल्स वर्क एरिया नंबर विद EXP N1 और दिस टेबल एलियस विद द EXP C1। तो एलियस लगता है डिस्कस नहीं किए तुम लोग से। एलियस का क्या मतलब होता है बताओ? किसी को ऐसा, हम लोग सुनते हैं ना कि मृत्युंजय कुमार उर्फ मुत्तू, है ना, उर्फ लगाते हैं, तो एक उस तरह का एलियस कि उसका एक कोई उपनाम है, कोई छोटा सा एक नाम है, तो हम किसी डेटाबेस फाइल का हम एक एलियस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसका एलियस क्रिएट किए हुए हैं तो एलियस लिख देंगे, और नहीं तो वो वर्क एरिया लिख देंगे जहाँ पे वो वर्क एरिया खुला हुआ है, ठीक है। EXP N1 या EXP C1 में से कोनो एक लिखेंगे सर? EXP1 नहीं लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1 जो है वर्क एरिया है ना, यस सर। AB12 ये लिखना पड़ेगा। और अगर वहां पे अगर डिपॉजिट खुला हुआ है तो डिपॉजिट लिखेंगे, या डिपॉजिट का कोई एलियस बनाए होंगे तो वो लिखेंगे, एलियस वाला बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, समझे। तो उसका फाइल का एलियस लिख देंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, वो वर्क एरिया जहाँ पे वो है, ठीक है। लिखो चाइल्ड टेबल्स वर्क एरिया नंबर विद EXPN। और ये वाला जो था हम बोले थे कि बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ लिखा हुआ देख ही लेते हैं हम लोग। तो वी कैन क्रिएट मल्टीपल रिलेशन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट टेबल विद द सिंगल सेट रिलेशन इंक्लूडिंग अ लिस्ट ऑफ रिलेशन सेपरेटेड बाय कॉमा टू क्रिएट रिलेशंस अ मल्टीपल चाइल्ड टेबल। तो यहाँ पे जैसे था ना EXP1, ये वाला था कि यहाँ से एक ये रिलेशन हुआ, ये दूसरा रिलेशन हुआ, ठीक है, ये तीसरा रिलेशन हुआ, तो कॉमा दे दे के हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे एक रिलेशन क्रिएट करेंगे वैसे ही दूसरा रिलेशन भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग दूसरा रिलेशन क्रिएट के बारे में भी ध्यान नहीं देंगे, अभी हम पहला रिलेशन क्रिएट करेंगे, पहले अपना फंडा क्लियर करेंगे कि हमारा रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। एक बार फंडा क्लियर हो जाएगा तो रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एडिटिव क्या है, इंक्लूड एडिटिव टू प्रिजर्व ऑल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इन द करंट वर्क एरिया टू क्रिएट द स्पेसिफाइड रिलेशन। तो हम अभी क्या बोल रहे थे कि अगर हम जैसे देखो, अगर एडिटिव यूज नहीं करते हैं तो एनालिसिस इन द करंट वर्क एरिया आर ब्रोकन एंड द स्पेसिफाइड रिलेशनशिप इज क्रिएटेड। अगर एडिटिव यूज करते हैं तो प्रिजर्व करके रखेगा ऑल एग्जिस्टिंग वर्क रिलेशनशिप ऑफ द करंट वर्क एरिया विल बी प्रिजर्व्ड एंड क्रिएटेड अ न्यू रिलेशनशिप आल्सो, ठीक है। तो एडिटिव यूज करने से हमारा पहले वाला रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, दूसरा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, the following example opens EMP-DBF in the first work area and deposit.dbf the child in the second work area. Set order used to specify the order of the deposit. The first work area is selected again and हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग एक वर्क एरिया सेलेक्ट किए, फर्स्ट वर्क एरिया जिसमें हम लोग EMP खोल दिए, दूसरा वर्क एरिया सेलेक्ट किए उसमें डिपॉजिट खोल दिए, उसको हम लोग इंडेक्स कर दिए, वापस हम आ गए पेरेंट टेबल में, मतलब EMP-DBF में आ गए, ठीक है। द फर्स्ट वर्क एरिया सिलेक्टेड अगेन, जब फर्स्ट वर्क एरिया सिलेक्टेड अगेन किए
तो क्या हुआ हमारा, वापस EMP एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेट रिलेशन वाला कमांड फायर करेंगे, और जब रिलेशन कमांड फायर कर देंगे, रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, तो उसके बाद ब्राउज विंडो ओपन करेंगे दोनों टेबल का, और मास्टर फाइल का में हम डाउन एरो से हम मूव करेंगे एरो रिकॉर्ड पे, और देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग से हमारा डिपॉजिट में रिकॉर्ड मूव कर रहा है कि नहीं। वही लिखे हैं, द ब्राउज विंडो इज ओपन फॉर द टेबल, मूव रिकॉर्ड विंडो, रिकॉर्ड पॉइंटर इन द पेरेंट ब्राउज विंडो थ्रू सेवरल रिकॉर्ड, the recorder pointer moves to the related record in the child browse window। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। एक नजर गौर से देखो, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करो। क्लोज डेटाबेस सारा क्लोज कर दिए है ना। यूज EMP इन वन, यूज डिपॉजिट इन टू, दोनों खोल दिया अलग अलग एरिया में। सिलेक्ट डिपॉजिट, तो अब चूंकि यहाँ पे कोई सिलेक्ट उसमें था, सिलेक्ट वन और सिलेक्ट टू बोल रहे थे और खोल रहे थे वर्क एरिया, तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता था, एक्टिवेट हो जाता था वो। लेकिन यहाँ पे विदाउट एक्टिवेटिंग हम लोग उसको खोल रहे हैं। यूज EMP इन वन, तो हम लोग अभी सिलेक्ट एरिया हम लोग वन उसको एक्टिवेट नहीं किए, तो हम दोनों वर्क एरिया खोल दिए। अब जब दिखेंगे सिलेक्ट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट डेटाबेस हमारा एक्टिव हो जाएगा, मतलब वर्क एरिया 2 वाला हो गया। ये अगर शॉर्टेड है, इंडेक्स है, तो हम लोग खाली उसको एक्टिवेट कर लेंगे, नहीं तो इंडेक्स ऑन लिखेंगे। ठीक है, इंडेक्स वाला तो क्लियर है। तो सेट ऑर्डर टू टैग EMP ID, EMP ID मेरा वही एम्प्लॉय ID है जिसपे कि दोनों डेटाबेस में कॉमन है। सेट ऑर्डर कर दिए, अब आगे पेरेंट में अगेन सिलेक्ट EMP, ये मेरा पेरेंट डेटाबेस फाइल है। यहाँ पे आगे हम लोग कमांड लिखते हैं, सेट रिलेशन टू EMP ID, सेट रिलेशन टू EMP ID, ये वही है EXPR1 था जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे कि वो इंडेक्स फील्ड का नेम रहेगा। ठीक है, एक बार फिर दिखाते हैं तुमको, ये वाला है ना, ये वाला EXP1। ठीक है, ये कहाँ है, EMP ID लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, EMP ID इनटू डिपॉजिट, डिपॉजिट लिखें या फिर हम टू भी लिख सकते हैं। टू मतलब वर्क एरिया टू, वर्क एरिया टू, सेट रिलेशन टू EMP ID, EMP ID कहाँ पे अभी हम हैं, सिलेक्ट वन में हैं, ध्यान देना वन में है, और टू वाले मेमोरी से वर्क एरिया से वो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू डिपॉजिट, या टू या बी, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्टैब्लिश हो गया रिलेशन। इस कमांड के बाद अगर कोई एरर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अब देखो, अब लिखते हैं सिलेक्ट डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट हम वापस सिलेक्ट करते हैं और लिखते हैं ब्राउज, मतलब डिपॉजिट वाला विंडो खुल जाएगा। नो वेट, नो वेट करने का मतलब होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर ब्राउज विंडो खोलते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाता है ब्राउज विंडो को बंद करने के लिए, मतलब बंद होगा तो आगे एग्जीक्यूशन होगा। नो वेट लिखने से क्या होता है कि ब्राउज विंडो खुल जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, ब्राउज विंडो के बंद होने का वेट नहीं करेगा, वो रन करता रहेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं ब्राउज नो वेट, खुल गया। इसके बाद हम लिखते हैं सिलेक्ट EMP ब्राउज नो वेट। ठीक है, तो अभी हमारा दोनों खुल जाएगा, एक तरफ EMP खुल गया, एक तरफ मेरा डिपॉजिट खुल गया। अब हम जब EMP में, चूंकि मास्टर हमारा EMP है, EMP में जैसे जैसे कर्सर करेंगे वैसे वैसे हमारा इससे भी कर्सर आएगा। ठीक है, हम लगता है कि टाइम तो खत्म हो गया, लेस देन 1 मिनट है, तो अभी तो संभव नहीं हो पाएगा कि हम तुमको दिखाए। वैसे देखते हैं कहाँ तक हो पाता है ना। अ, दिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट ए, यूज EMP, आएगा EMP, सिलेक्ट बी, यूज स्क्रीन शेयर नहीं है सर।